अस्सलामुअलैकुम दोस्तों न्यूज़ीलैंड ये पैसिफिक ओशन से बिल्कुल साउथ और ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल मुल्क है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको क्रिकेट की वजह से भी जानते हैं। न्यूज़ीलैंड दुनिया में बहुत मशहूर है, ख़ासकर अपने बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों, खूबसूरत झीलों, वादियों और ऑर्गेनिक फूड्स की वजह से। बहुत सी मशहूर हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी न्यूज़ीलैंड की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। यहाँ का मौसम तो बहुत ही कमाल का है। यहाँ बहुत थोड़ी सी ही गर्मी होती है और सर्दियाँ लंबी होती हैं और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ न्यूज़ीलैंड की आबादी बहुत कम है। अगर आप न्यूज़ीलैंड का मैप देखें तो आपको 80% से ज़्यादा एरिया खाली ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूज़ीलैंड की 70% आबादी नॉर्थ में ही रहती है और इसमें से भी 50% आबादी तो सिर्फ ऑकलैंड में ही रहती है। इतने खूबसूरत पहाड़, झीलें, खूबसूरत नज़ारे, हसीन मौसम, लो क्राइम रेट और हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के बावजूद 80% न्यूज़ीलैंड खाली क्यों है? हम आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि ये क्यों खाली है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो हमें पता चलेगा कि न्यूज़ीलैंड बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर कोई शख्स कराची से जहाज़ में बैठकर सफ़र शुरू करे तो उसको 2 समंदर क्रॉस करके तकरीबन 20 से 22 घंटे लगेंगे न्यूज़ीलैंड पहुंचने में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इतना दूर इस जगह तक कैसे पहुंचा? न्यूज़ीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ीलैंड की हिस्ट्री मौजूद है, जिसके मुताबिक आज से 1000 साल पहले तकरीबन 1320 से 1360 के दरमियान माओरी कौम के लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। माओरी कौम पैसिफिक ओशन के बहुत से आइलैंड्स पर रहा करते थे और इन आइलैंड्स को पोलिनेशियन आइलैंड्स कहा जाता था। हिस्ट्री के मुताबिक 1320 से 1360 के दरमियान माओरी लोग ये छोटे छोटे आइलैंड्स छोड़कर यहाँ इस बड़े आइलैंड, जो कि अब न्यूज़ीलैंड है, यहाँ आकर आबाद हो गए थे। लेकिन ये लोग क्यों अपने आइलैंड्स छोड़कर यहाँ आए थे? इसके लिए जब माहिरीन ने हिस्ट्री को देखा तो बहुत सी जगहों पर सालों का बहुत फ़र्क था। माओरी तारीख़ के मुताबिक न्यूज़ीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि इससे भी पहले तकरीबन 550 साल पहले कूपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। पेशे के एतबार से कूपे एक मछेरा था। वो मछलियाँ पकड़ा करता था, लेकिन जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया में उनको मछली की पकड़ कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, जिस वजह से उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता था। उनकी मेन खुराक मछली ही थी, जो कि वहाँ उनके हाथ नहीं लगती थी। उसका हल उन्होंने ये निकाला कि समंदर में जाकर किसी और आइलैंड को तलाश किया जाए जहाँ पर मछली के अलावा और भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। इस मकसद के लिए कूपे अपने साथ 25 से 30 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में निकल पड़ा। कुछ ही दिन के सफ़र के बाद उनको बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नज़र आ गया और ये आइलैंड न्यूज़ीलैंड था। वो हैरान हो गए थे। यहाँ बहुत ज़्यादा सी फूड, फल और बहुत से जानवर भी थे और इस आइलैंड पर कोई और इंसान नहीं रहता था। ये उन लोगों के लिए एक बहुत परफेक्ट जगह थी। वो यहाँ बग़ैर किसी परेशानी के रह सकते थे और इस तरह न्यूज़ीलैंड पर माओरा लोग आकर रहना शुरू हो गए थे। 17वीं सदी तक वो वहाँ रहते रहे। वो दुनिया से बहुत दूर थे, इसलिए उनको किसी से कोई ख़तरा नहीं था और ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। मगर ये सब ज़्यादा अरसा तक ना चल सका। इस दौर में वेस्ट के लोग अपनी ताकत और कब्ज़े को पूरी दुनिया में बढ़ा रहे थे। बहुत से लोग कंट्रीज़ और आइलैंड्स एक्सप्लोर कर रहे थे ताकि बाद में इन पर कब्ज़ा किया जाए। माओरी लोग वहाँ सुकून से रह रहे थे और उनको बाकी दुनिया की कोई ख़बर ना थी, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म होने वाला था। इस दौर में एक्सप्लोरर्स नई नई जगहें तलाश करते थे और वहाँ आकर वेस्ट के लोग अपना कब्ज़ा किया करते थे। फिर एक डच एक्सप्लोरर एबल टास्मैन इस समंदर की तरफ एक नया खित्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब कोई नई ज़मीन मिलती थी तो वेस्ट के लोग वहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए हमला कर देते थे ताकि उनको नए रिसोर्सेज मिल सकें। 1642 में एबल टास्मैन ने न्यूज़ीलैंड का
सी रूट डिस्कवर कर लिया था, लेकिन उसने जब वहाँ उतरने की कोशिश की तो माओरी कबीले के लोगों ने वहाँ उसको उतरने नहीं दिया और उसको जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम जेम्स कुक था, वो भी इस रूट पर इस खित्ते को ढूंढने के लिए निकलता है। वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ एक बहुत बड़ी जंग होती है जिसमें बहुत लोग मार दिए जाते हैं। जेम्स को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, लेकिन वापसी पर उसने एक प्रॉपर रूट मैप बना लिया था और इसी मैप की वजह से 18वीं सदी तक यूरोप के लोग इस आइलैंड पर पहुँचने में कामयाब हुए। लेकिन इस बार वहाँ कोई जंग नहीं हुई, बल्कि ब्रिटिशर्स ने उनको पैसे और ट्रेड का लालच दिया और वहाँ अपनी नेवल बेस बनाना शुरू कर दी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने वहाँ कब्ज़ा करना भी शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वहाँ ब्रिटिशर्स ने पूरी न्यूजीलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था। 1840 में ब्रिटिशर्स और माओरी के लोगों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया के मुताबिक न्यूजीलैंड की तमाम लैंड ऑफिशियली ब्रिटिश रूल का हिस्सा बन चुकी थी। इस वक्त वहाँ माओरी लोगों की कुल पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा थी और आने वाले सालों में ये तादाद 40,000 से भी कम हो गई थी। इस कमी के बहुत से रीज़न्स थे। जब वहाँ बहुत दूर से और दूसरे देशों से लोग आना शुरू हुए तो वो अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आए थे, जो बीमारियां वहाँ फैल गईं और वहाँ के लोग उन बीमारियों की इम्यूनिटी नहीं रखते थे, जिस वजह से वहाँ के लोग मरना शुरू हो गए। इसके अलावा ब्रिटिशर्स और माओरीज में ब्रिटिशर्स के मजालिम और ज़मीन पर कब्ज़े के मामले में तकरीबन 46 साल तक जंग चलती रही और बहुत से इस जंग में भी मारे गए थे, जिसमें उनके सरदार भी शामिल थे। आखिर साल 1881 में ये जंग ख़त्म हो जाती है। इस जंग के बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ आ चुकी थी कि दुनिया से दूर होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए फिर से उन्होंने माओरीज को मुल्क को चलाने और हकूमती मामलात संभालने में साथ शामिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड का साउदर्न हिस्सा 80% खाली क्यों है और ज़्यादातर लोग नॉर्थ में ही क्यों रहते हैं। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर साउथ में ज़्यादातर पहाड़ ही हैं और लैंड कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। इस वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ की ज़मीन ऐसी है कि वहाँ एग्रीकल्चर फार्मिंग भी नहीं हो सकती। इसलिए न्यूजीलैंड की ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न आइलैंड्स में ही रहती है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ पॉपुलेशन शॉर्टेज हो गई थी, जिस वजह से न्यूजीलैंड ने वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बहुत नरमी कर दी थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वहाँ बाहर के लोगों को रहने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। 1950 में जब ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई तो नए लोग यहाँ आना शुरू हुए। उसके बाद ज़्यादातर यहाँ चाइना, रशिया, इंडिया और फ़िलीपींस के लोग आना शुरू हो गए थे। उसके बाद पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ। इस वक्त भी इसकी कुल आबादी का 27% हिस्सा वही लोग हैं जो उस वक्त बाहर से आए थे, यानी कि इमिग्रेंट्स, जो कि ऑकलैंड और इसके आसपास के एरियाज़ में ही आबाद हैं। इस वजह से ऑकलैंड में रहने के लिए बहुत मसाइल हैं। वहाँ बहुत रश हो चुका है, ज़मीन बहुत कम और लोग ज़्यादा हैं। इसलिए अब ऑकलैंड की हुकूमत लोगों को हाउस फंड कर रही है और $8,000 तक दिया जा रहा है ताकि लोग ऑकलैंड से बाहर घर बनाना शुरू करें और दूसरे इलाकों में भी आबादी फैले। न्यूजीलैंड की आबादी तकरीबन 50 लाख है। यहाँ बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ भी हैं। इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ मौजूद हैं, जिस वजह से न्यूजीलैंड दुनिया को शीप, वूल और मटन एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा वहाँ पर वीट और दूसरी एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होती हैं और 2019 में एक्सपर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड ने तकरीबन $46 बिलियन का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से बनाया। इसका मेन एक्सपोर्ट सोर्स वीट, दूसरी फसलें, मटन और शीप वूल हैं और ये दुनिया के 50 अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जिसने एक ही साल में $46 बिलियन का रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से बनाया हो।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें।